अस्सलाम वालेकुम। दरिया किनारे आबाद एक छोटे से गांव के बड़े ज़मींदार के दो बेटे और एक खूबसूरत बेटी थी। नाजो एक भोली भाली मासूम सूरत, रोशन चेहरा, तीखे नकूश, लंबा कद और कसरती जिस्म की मालिक 21 साला हसीन दोशीज़ा थी। नाजो वालदैन की लाडली बेटी थी। एक भाई उससे बड़ा और दूसरा छोटा था। नाजो की तरह उसका गांव भी खूबसूरत था। वैसे तो ये पूरा खित्ता नहायत ज़रख़ेज़, सरसब्ज़ व शादाब और पुरफ़िज़ा मकाम पर वाक़ है कि लहलहाती फसलें और एक वसी व अरीज़ रकबे पर बल खाता दरिया एक खूबसूरत मंज़र पेश करता है। यहाँ के मकीन खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक हैं। अपने ज़ोर बाजू और मेहनत से ज़मीन का सीना चीर कर ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार का बंदोबस्त किए हुए हैं, बल्कि वाफिर अनाज पैदा करके मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ के बासी अपनी सकाफ़त और ख़ानदानी रस्म व रवाज के बंधन में जुड़े हुए हैं और दीनी अक़दार को भी सीने से लगाए हुए हैं। आज कुछ अलग ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। गांव की अकलौती चौपाल की सफाई सुथराई की जा रही थी। खूबसूरत बांस से बनी हुई रंगीली चारपाइयाँ बिछाई जा रही थीं, जिन पर दूध जैसी चिट्टी सफ़ेद झालरदार चादरें और कढ़ाई वाले नरम तकिए बिछाए जा रहे थे। नाजो खूबसूरत पठोरे, जिसे वो प्यार से लालू पुकारती थी, को एक हाथ से पकड़े सीने के साथ लगाए और दूसरे हाथ से अपने लंबे परांदे को उंगली पर घुमाते हुए जुबान से गुनगुनाती बेख्याली से चली जा रही थी। उसने इत्तेफाक था कि नाजो के कपड़ों का रंग और पठोरे का रंग आपस में इतने हम आहंग हो गए थे कि सीने के साथ चिमटे पठोरे ने उसके सीने की जिसामत और खूबसूरती में इजाफा कर दिया था। नाजो जूं ही घर का मोड़ मुड़ी तो उसकी नज़र चौपाल पर पड़ी रंगीली चारपाइयों और उन पर बिछी खूबसूरत कढ़ाई वाली सफ़ेद चादरों और तकियों पर पड़ी। चारपाइयों से लटकती रंग बरंगी झालरें हवा से लहलाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थीं। गांव की चंद औरतें उन्हें बड़ी पसंदीदगी से देख रही थीं और नाजो के हाथ की नफासत, सुघड़पन, सलाई कढ़ाई का शौक और नित नए नए डिज़ाइन की बहुत तारीफ कर रही थीं। एक बूढ़ी औरत तकिए पर कुनिंदा बड़े से खूबसूरत फूल पर हाथ फेरते हुए बोली, हाय नी, नाजो ने कहाँ से सीखा है ये सब कुछ? कितनी सफाई है, पता ही नहीं चल रहा कि मशीनी है या हाथ से बनाया गया है। वाह, क्या सलीका और खूबसूरती है नाजो के हाथों में। नाजो दीवार की ओर से ये खूबसूरत मंजर देख रही थी और अपनी तारीफ सुनकर उसका सीना और चौड़ा हो गया था। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई, अरे ये तो पुराने डिज़ाइन हैं। अगर तुमने मेरी नई कशीदाकारी देख ली तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाजो देर तक ये मंजर देखती रही और फिर अचानक घर की जानिब दौड़ लगा दी। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो नाजो को देखते ही नीम गुस्से से बोली, नाजो, कहाँ गायब हो गई थी? शाम होने वाली है और तू अभी तक खेतों में घूम रही है। नाजो पठोरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, अम्मा, इसने बहुत तंग किया है, फसलों में छुप जाता था, उसके पीछे भाग भाग कर बुरा हाल हो गया है। नाजो के बिखरे काले और चमकते बालों की एक लिट उसकी चौड़ी पेशानी को बोसा देते हुए रुखसारों को छूती सीने पर हलकोरे खाने लगी। इस मंजर ने नाजो की खूबसूरती में इजाफा कर दिया था और यूं महसूस होता था कि बालों की लिट की ओट में से दो चांद निकल आए हों, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। नाजो की माँ ने अपनी भोली भाली धी की मासूमियत और हुस्न दिलकशी देखी तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और शफकत मादरी गालिब आ गई। माँ ने आगे बढ़कर नाजो को प्यार किया और उससे पठोरा लेकर टोकरे के नीचे बंद कर दिया। नाजो ने माँ को प्यार से जप्फी डाल दी
और ज़ोर ज़ोर से भींचने लगी। भारी भरकम माँ नाज़ो की ताकतवर बाहों में झूलने लगी और उसके प्यार और मोहब्बत से महजूज होने लगी। माँ बेटी का अजब प्यार था कि गरूब होता सूरज भी चंद लम्हों के लिए रुककर ये हसीन मंजर देखने में महव हो गया। माँ की मोहब्बत से नाज़ो का दिल जब लबरेज हुआ तो उसने माँ की कमर में पेवस्त बाजुओं की गिरफ्त ढीली की और माँ के लाल रुखसारों का बोसा लेते हुए पूछने लगी, अम्मा ये तो बता, आज चौपाल पे रंगीली चारपाइयाँ, चिट्टी सफ़ेद चादरें और खूबसूरत तकिए क्यों लगाए गए हैं? नाज़ो की माँ ने टालते हुए कहा, नाज़ो तेरे अब्बा के कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए ये एहतमाम किया गया है। माँ बेटी की खूबसूरत बातें जारी थीं कि इसी लम्हे मस्जिद से मगरिब की आज़ान की सदा बुलंद हुई। नाज़ो की माँ जाए नमाज की तरफ बढ़ गई, जबकि नाज़ो मुंह हाथ धोने नलके में घुस गई। नमाज मगरिब के बाद नाज़ो का अब्बा घर आया तो सिहन की एक नुक्कड़ में लगी चारपाई पर बैठ गया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। नाज़ो की माँ वहाँ पर ही खाना लेकर पहुँच गई। वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे खाना खाने लगे और सरगोशी के अंदाज में किसी ख़ास मौजू पर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद नाज़ो भी वहाँ पहुँच गई और माँ के पास आकर बैठ गई। माँ ने नाज़ो को प्यार किया और कहा कि जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो। नाज़ो अम्मा की बात को पूरा समझ तो ना सकी, मगर इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि अम्मा अब्बा आज कोई अहम बात छेड़े हुए हैं। नाज़ो ना चाहते हुए वहाँ से उठी और अपनी सहेलियों के संग जा मिली। नाज़ो अपने चचा के घर गई तो चचा और चाचे भी अलग बैठे हौले हौले बातें कर रहे थे। नाज़ो करीब से गुजरी और मुस्कुराते हुए बोली, सलाम चाची, सलाम चाचा। दोनों ने नाज़ो को प्यार से देखा, सलाम का जवाब दिया और बोला, जीती रहो बेटी। नाज़ो तेज़ी से आगे बढ़ गई। चाची और चाचा उससे प्यार भरी नज़रों से देखते रहे। नाज़ो के लिए आज अनोखी बात यह थी कि वो सहेलियों के हमरा खेलते खेलते जिस घर में भी जाती, वहाँ का माहौल संजीदा और खामोश नज़र आता कि उसके अम्मा अब्बा की तरह हर घर के वालिदैन बाकी अफराद से अलग सिहन के कोने में सरगोशी के अंदाज में किसी ख़ास और हसास मौजू पर गुफ्तगू करते नज़र आते। नाज़ो की भोली भाली समझ में कुछ बात न आई, मगर ये ज़रूर समझ गई कि गाँव में आज कुछ ख़ास होने वाला है। नमाज इशा की अज़ान के साथ ही तमाम मर्द हजरात मस्जिद की तरफ बढ़ गए, जबकि ख़वातीन घर में ही जाहे नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगीं। नमाज अदा करने के बाद तमाम बड़े बुजुर्ग और मौलाना साहब चौपाल की जानिब चल पड़े, जबकि नौजवान और बच्चे टोलियां बनाकर खेलने में मसरूफ़ हो गए। नाज़ो के अब्बा चौधरी सालिया ने तमाम अफराद पर नज़र डाली और सबको खुश आमदीद कहा। रस्मी दुआ सलाम और गुफ्तगू के बाद चौधरी सालिया ने पास बैठे मौलाना साहब को इशारा किया। मौलाना साहब ने अपना गला दुरुस्त किया, खुश अलहानी के साथ कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की और फिर सबको मुखातिब करते हुए बोले, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज हम यहाँ एक बाबरकत मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि गांव के हर घर में औलाद जवान हो चुकी है। हमारे बच्चे और बच्चियाँ बलूगत को पहुँच चुके हैं और शरीयत के रूह से उनकी शादियों का बंदोबस्त करना हम सब पर फ़र्ज़ हो चुका है। शरीयत इस मामले में देर और सुस्ती की इजाज़त नहीं देती। जिन मुआशरों में निकाह जल्द नहीं किए जाते, वहाँ नौजवान मर्द व ज़न बेराह रवी और इखलाकी गिरावट का शिकार हो जाते हैं और ख़ानदान के लिए रुसवाई का बाइस बनते हैं। हमारी ख़ानदानी रवायात और इस्लामी अहकामात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि अपने बालिग बच्चे और बच्चों को निकाह के बाबरकत बंधन में बांधकर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करके
शैतान के वार से महफूज कर लिया जाए। मौलाना साहब ने अपनी गुफ्तगू को कुरान और सुन्नत से दलाल देकर निकाह की अहमियत और हसासियत को वाज़िया किया, जिसको तमाम लोगों ने खूब सराहा। और सच्ची बात ये थी कि उन सादा, कम पढ़े लिखे और देहाती लोगों को इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि नौजवान बच्चों का बोझ जल्द उतारना चाहिए। मौलवी साहब ने अपनी बात ख़त्म करते हुए चौधरी सालिया की तरफ इशारा किया कि अब वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। चौधरी साहब, जो कि चारपाई पर नींद दराज थे, उठे, सर पर पगड़ी बांधी और मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हुए हाजरीन महफिल पर एक नज़र दौड़ाई। इसी अथना में चौधरी सालिया के घर से चाय तैयार होकर आ गई, जिससे सबकी तवाज़ो की गई। चौधरी सालिया ने जैसे ही चाय की चुस्की लगाई तो उसमें एक अजीब मिठास, खुश जायका, ताजगी और खुशबू महसूस हुई और उन पर एक रिक्कत तारी हो गई, क्योंकि ये चाय उनकी प्यारी बेटी नाज़ो के हाथों से तैयार हुई थी, जिसकी वक्री लताफत वो कभी नहीं भूल सकते थे। नाज़ो चौधरी साहब की जैसे जान थी। लोग बेटों से बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन चौधरी साहब की मोहब्बत के पलड़े का झुकाव दो बेटों की बजाय अकेली नाज़ो की तरफ था। और आज वो दिल पर पत्थर रखकर नाज़ो के मुताल्लिक कोई अहम फैसला करने जा रहे थे। चंद लम्हे खामोशी से ही गुजर गए। चौधरी साहब ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोले, मेरे अजीज भाइयों, जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया कि आज हमने ये इकट्ठ का एहतमाम एक बाबरकत मकसद के लिए किया है। हम अपनी ख़ानदानी रवायात और इस्लामी अहकामात के पाबंद हैं और इसी में ही हमारी आफियत है। फिर चौधरी साहब अपने सामने बैठे छोटे भाई चौधरी यूनिस की तरफ मुंह करके भरा हुई आवाज़ में बोले, मैं अपनी बेटी नाज़ो का रिश्ता अपने भतीजे अहमद से जोड़ना चाहता हूँ, जबकि भाई की बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ, अगर भाई को कोई एतराज़ ना हो तो। इतना कहकर चौधरी सालिया खामोश हो गया और पुरउम्मीद नज़रों से अपने छोटे भाई की तरफ देखने लगा। चौधरी यूनिस को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके लिए इससे बड़ी खुश नसीबी व खुशबख्ती और क्या हो सकती थी कि दोनों भाई आपस में रिश्ता करके खूबसूरत ताल्लुकात को दवाम बख्श दे। चौधरी यूनिस उठा और बड़े भाई, जिसका वो वालिद की तरह अदब करता था, की झुककर एहतरामन कदम बोसी की और फिर जप्फी डालकर दोनों भाई बचपन की खूबसूरत यादों में खो गए कि जब उनके वालिदैन जिंदा थे और दोनों भाई इकट्ठे उठते बैठते, खेलते और एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वालिदैन की वफ़ात के बाद चौधरी सालिया ने बड़ा भाई होने के साथ साथ वालिद का किरदार भी खूब निभाया और छोटे भाई का हर तरह से ख्याल रखा। और आज तो बड़े ने छोटे भाई पर शफकत करते हुए कमाल कर दिया था। चौधरी यूनिस की आंखों में खुशी के आंसू जारी हो गए, जो कि बड़े भाई के चौड़े सीने में पिवस्त हो गए। चौधरी साले ने छोटे भाई की पेशानी पर बोसा दिया और कहने लगा, मेरे प्यारे भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो तुम्हारे ढेर सारे प्यार और चाहत का कमाल है। मोहब्बत की कशिश और वालिदैन की दुआओं ने हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद से रखा हुआ है। दोनों भाई अपने प्यार और मोहब्बत की बातों में मसरूफ़ थे और अपनी किस्मत पर नाज़ा थे कि मौलाना साहब बोल पड़े, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जोड़ है। तराजू के दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह बच्चों को सलामत रखे, उनके नसीब अच्छे करे। और फिर साथ ही तमाम हाजरीन की तरफ से मुबारकबाद की खुशकुन सदाएं बुलंद होने लगीं। दोनों भाइयों ने मौलाना साहब और बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह फिर चौधरी सालिया के चचाजाद भाइयों ने भी आपस में रिश्ते नाते तय किए। हत्ता कि बरादरी के तमाम बालिग बच्चे बच्चियों की निस्बत तय कर दी गई। जहाँ कोई झोल नज़र आता, चौधरी सालिया फ़ौरन बोल उठते, बाकी अराकीन को तवज्जो दिलाते, मौलाना साहब से राय ली जाती और फिर जब तक तराजू के दोनों पल्ले बराबर ना हो जाते
اور دونوں گھر راضی نہ ہو جاتے، آگے نہ بڑھتے۔ یوں یہ محفل 2 گھنٹہ جاری رہے، جس میں دنیا داری کے باقی معاملات، ہنسی مذاق، کھیتی باڑی پر تبادلہ خیالات، اور سب سے بڑھ کر مولانا صاحب کے روح پرور بیان کے ساتھ ساتھ تمام بالغ بچے بچیوں کے رشتے نہایت خوش اسلوبی سے طے کر دیے گئے۔ نہ کوئی شور شرابہ ہوا، نہ کوئی تلخ بحث و تکرار، نہ کسی کے ساتھ زیادتی، اور نہ ہی کسی کے دل میں رنج و ملال۔ انصاف کا ترازو جب مخلص، رحم دل، فراخ دل، خیر خواہ، سچے، سچے اور خدا کا خوف رکھنے والے صالح افراد کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہوتا، بلکہ دونوں پلڑے 100% برابر رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں حلال رزق سے پروان چڑھنے والے باکردار نوجوان بچے بچیوں کی پسند ناپسند سے والدین اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی طبیعت اور میلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتے طے کیے گئے تھے۔ اختتام پر چودھری صالحہ نے برادری کے معزز اراکین اور بالخصوص مولانا صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا کہ جن کی پرخلوص سعی سے یہ بابرکت گھڑی نصیب ہوئی اور خیریت سے تمام امور سر انجام پا گئے۔ اسی اثناء میں حسب روایت مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ متفقہ طور پر طے یہی پایا کہ 6 ماہ کے بعد جیسے ہی گندم کی بجائی سے فارغ ہوں گے تو بچیوں کی رخصتی کر دی جائے گی۔ پھر مولانا صاحب نے دعا کروائی اور یوں محفل برخاست ہو گئی۔ تمام لوگ اٹھے تو قریبی حویلی میں موجود سب بڑی خواتین آگے بڑھیں، مردوں کو مبارکباد اور داد دینے لگی کہ تمام رشتے مناسب و موزوں جگہ پر طے پا گئے ہیں، اور سب عورتیں بھی بہت خوش تھیں۔ عورتیں اپنے مردوں کے ہمراہ گھروں کو چل دیں۔ یہ ایک عجیب معاملہ تھا کہ جن بچے بچیوں کی ازدواجی زندگیوں کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ خود رات گئے اس پہر سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ان سے نہ کسی نے مشورہ کیا، نہ پسند ناپسند پوچھی، نہ ان کی مرضی نہ اختیار۔ بس یہاں کی یہی رسم تھی، یہی رواج تھا۔ جوانوں کی کیا مجال کہ بڑوں کے فیصلوں سے منہ پھیرتے۔ جو والدین نے فیصلہ کر دیا بس اسی پہ ڈٹے رہتے اور اسی میں وہ عافیت پاتے۔ یہاں کے بڑے اگرچہ اتنے پڑھے لکھے اور روشن خیال تو نہیں تھے، مگر اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے کہ بچوں کی پسند ناپسند سے ناواقف تھے۔ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے، وہ اپنی اولاد کی محبت اور چاہت سے کیسے غافل ہو سکتے تھے۔ روشن خیال لوگوں اور شہری بابوؤں کی طرح وہ بند کمروں میں بیٹھ کر محض دنیاوی فائدے اور خود غرضی کے خول میں مکفل ہو کر فیصلے تو نہیں کرتے تھے، بلکہ زمینی حقائق کا اچھی طرح ادراک رکھتے تھے۔ کس جوان کا رجحان کس الہڑ مٹیار کی طرف ہے، اس سے خوب واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ نئے بندھن میں بندھنے والے خوش نصیب جوڑوں کی زندگی خوشحال گزرتی اور تعلقات میں دراڑیں کبھی نہ پڑتیں۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں میں بھی ایک شادمانی پنہاں تھی۔ یہ صبح ایک عجیب رنگ لے کر طلوع ہوئی تھی کہ ہر طرف خوشیاں اور مبارکبادیں تھیں۔ ہر گھر سے خوشبودار اور اشتہا انگیز پکوان پک رہے تھے۔ نئے رشتوں میں جڑنے والے نوجوان لڑکوں کو مبارکباد دی جاتی تو وہ شرم اور خوشی سے منہ نیچا کر لیتے اور دھیمے شرمیلے انداز میں مبارک کا جواب دیتے۔ لڑکیوں کو مبارکباد دی جاتی تو وہ شرما کر دوپٹے کے پلو میں اپنا چہرہ چھپا لیتیں اور ہونے والے شوہر کا خوبصورت تصور ذہن میں سمائے پیار کی وادی میں کھو جاتیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑوں کی طرح ان نوجوان بچیوں نے بھی اس فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیا۔ نہ کوئی پسند ناپسند کا شور اٹھا اور نہ ہی نفرت کا، بس جو نصیب میں آیا اسی کے ساتھ زندگی گزارنے اور پیار محبت کے عہد و پیمان دل ہی دل میں کر لیے گئے۔ بس پھر وہی زندگی بن گئے، وہی دھڑکن، وہی پیار، وہی مان، وہی آخری امید اور وہی سب کچھ۔
اس نیک اور حلال کام کو کر کے رب رحمان کی خوشنودی حاصل کر لی گئی تھی، جبکہ شیطان لعین کی یہ منظر دیکھ کر چیخیں نکل گئیں اور وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مہندی لگے نرم و ملائم گورے چٹے ہاتھ، خوبصورت کپڑے زیب تن کیے ہوئے نوجوان جوڑوں نے ایسا سماں باندھ دیا تھا کہ جیسے آسمان پر بننے والے جوڑے آج زمین پر اتر آئے ہوں، اور ان کے پاکیزہ خیالات اور جذبات سے زمین بھی کھلکھلا اٹھی ہو۔